So good morning everybody. Today we are going to study chapter 11 of your science textbook, and the name of the chapter is Human Eye and the Colorful World. Human Eye and the Colorful World. This is a very interesting chapter because here you are going to learn the application of whatever you learned in your previous chapter, chapter 10. Chapter 10 was a conceptual, okay, and as we say, what physics is? Physics is a branch of science which tries to explain the natural phenomena, okay, in terms of some rules, regulations and all this, है ना? तो ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हम पढ़ेंगे हमारी आंख के बारे में। हमारी आंखों से हमारी आंख में ऐसा क्या क्या है जिसके कारण हम देख पाते हैं। आंख से देखते हो ना, कान से तो नहीं देख सकते, तो आंख में कुछ तो होगा। व्हाट इज देयर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड योर आई व्हिच इनेबल्स यू टू सी, टू परसीव थिंग्स, ओके, विजुअली। देन we will move towards some natural phenomena, optical phenomena, why that happens, what is the basic reason behind that, okay. So ये सब इस चैप्टर में है। कंसेप्ट के रिलेटेड मतलब कंसेप्ट बेस्ड है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है एक्चुअली, हाउ कंसेप्ट को हम फिजिक्स में लाते हैं। सो द पहला जो टॉपिक है आपका इसमें ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का अगर आप स्ट्रक्चर बनाए, देखो सबसे पहले आपने देखा एक बल्ज्ड पार्ट है, यहाँ पे आपका नर्व्स रहता है और केस में बेसिकली 3-4 कंपोनेंट है इसमें, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, या एक्वियस ह्यूमर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर। फिर आपके पास आता है क्रिस्टलाइन लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना और सिलियरी मसल्स, ओके। दीज आर फ्यू ऑफ द मेजर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आईज। इसमें से देखो ये है आपका एक्वियस ह्यूमर, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। देखो ये जो है, ये दोनों, ये और ये सिलियरी मसल्स, ठीक है। फिर बचा आपका ये जो एरिया होता है सिलियरी मसल्स के आगे का, ये होता है आपका प्यूपिल। दिस होल सरफेस इज रेटिना एंड ये आपके नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, and here VES, okay. So these are, anything left? Iris, ciliary muscles, okay. So जो आपकी आंखों का जो कलर होता है एक्चुअली आइरिस और सिलियरी मसल्स मोस्टली इन्हीं के कारण होता है। आइरिस के कारण, सिलियरी मसल्स का काम क्या है, देखो एक्चुअली होता क्या, लाइट आएगी ऐसे एंटर करता है आंखें, ठीक है। तो कॉर्निया जो बाहर का लेयर है तो परत, ठीक है, तुम बना लेंगे। कॉर्निया जो बाहर का जो लेयर होता है आपकी आंखों का वो तक, तो अब लाइट एक्वियस ह्यूमर के थ्रू अंदर आता है। अब देखो हमारी जो आंखें बोलते हैं, आंख की जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है अंधेरे में और छोटी हो जाती है। जो डार्क कलर का बीच में एक सेंटर से स्पॉट दिखता है ना, उसका कलर जो देता है वो आइरिस देता है।
कौन देता है? आइरिस। आइरिस होता है यहाँ पे ऐसे दोनों साइड। आइरिस क्या देता है? कलर देता है आपकी आंखों को, ठीक है। देखो, ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, ठीक है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है? आपका जो थिन मेम्ब्रेन है, पतला सा एक मेम्ब्रेन रहता है और यहाँ पे एक बल्ज बनाता है। कॉर्निया सबसे आगे जो रहता है कॉर्निया रहता है। तो जो भी गंदगी आती है कॉर्निया का काम है, वो परत रहती है थिन मेम्ब्रेन, इसलिए गंदगी आपकी आंखों में न जाए। तो क्या होता है? कॉर्निया के ऊपर आकर के फंस जाता है नॉर्मली। और जब हम हमेशा आंख झपकते हैं तो उससे क्या होता है? ये जो आंख के जो ऊपर ये जो है ये स्किन अंदर से उसमें पानी का होता है, वो हमेशा क्या करता है? ऐसे पानी का लेयर मारते रहते हैं। जब भी हम आंख ऐसे करते हैं, ब्लिंक करते हैं, तो क्या होता है? पानी का लेयर कॉर्निया पे आता है और वो जो भी कचरा है, कुछ भी डस्ट रहता है, उसको साफ करते रहता है। इसलिए हम ब्लिंक करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो देखो, आई बॉल जो है आपका, आई का बॉल जो पूरा, वो जो है नियर बाई क्या है? कंप्लीटली स्फेरिकल। ये अपने आंखों में एक सॉकेट होता है, उसी में ये पूरा प्रेजेंट होता है। और इसका जो डायमीटर है नियर बाई, ये कितना बड़ा होता है? 2.3 सेंटीमीटर है। एज पर योर टेक्स्ट बुक आई एम टेलिंग, ठीक है। आई एम नॉट अ बायोलॉजी गाय, ओके। सो देखो, जो भी होता है रिफ्रैक्शन, मैंने जैसा बताया आपको चैप्टर में, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे यहाँ एयर है, यहाँ क्या है? ये एक मीडियम है एयर, यहाँ से जैसी लाइट आती है वो एंटर करेगा यहाँ पे क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया पे जैसे एंटर करेगा, यहाँ पे क्या है? मीडियम चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। फिर एक्वियस स्विमर आता है, ठीक है। ये क्या? अपना जेली लाइक सब्सटेंस है। जैसे लाइट एंटर करेगा उसको क्या मिलेगा? मीडियम चेंज मिलेगा। मीडियम चेंज मिलेगा, उसका वेलोसिटी कम होगी और वहां पे क्या होगा? कौन सा फिनोमेना होगा? रिफ्रैक्शन। और वहां पे क्या होता है? सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहां होता है? जो बाहरी का सतह है आपकी आंखों का, वहां पे। उसके बाद क्या होता है? देखो, सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल है, इसका क्या काम है? सिलियरी मसल का काम है इस क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करते रहना, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस को क्या करते रहना? एडजस्ट करते रहना। शेप, क्रिस्टलाइन लेंस का जो शेप होता है आपका, उसको, ठीक है, चेंज करते रहना काम है किसका? आपका सिलियरी मसल्स का। फिर हमारे पास आता है सिलियरी मसल्स का काम समझे। सिलियरी मसल्स क्या करता है? क्रिस्टलाइन लेंस को फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज करता है। मतलब सिलियरी मसल्स कंट्रोल करता है, हमको फोकस करना है, दूर देखना है, पास देखना है, फोकस करना है, तो उसके लिए हेल्प करता है। ये सिलियरी मसल्स अपने क्रिस्टलाइन लेंस से अटैच रहते हैं। अब होता है आइरिस। आइरिस होता है डार्क मसल, मतलब डार्क कलर का होता है, जो कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में हमारी आंखों में लाइट आए। अगर हम अंधेरे में हैं तो हमारी जो बोलते हैं ना, आंख की पुतली बड़ी हो जाती है, बीच में सेंटर में डॉट होता है ब्लैक कलर का, वो आइरिस के कारण ब्लैक होता है। हर एक इंसान का मस्कुलर एक मसल होता है अंदर में, और वो कंट्रोल करता है वो कितना लाइट अंदर आने देना। इसलिए अंधेरे में जाते हैं तो हमारा क्या होता है? आंख का पुतली होता है, बड़ा हो जाता है, और उस पर अगर टॉर्च मारते हैं तो छोटा हो जाता है। क्यों? प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस, ओके। और फिर जब यहाँ से लाइट एंटर करती है, फिर लेंस है कौन सा? कॉन्वेक्स। किस प्रकार का लेंस है हमारे आंख में? याद रखना, कोई कॉन्केव मत बोलना, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है। तो यहाँ से जब लाइट जाती है, वो इमेज कहीं पे भी रेटिना पे फॉल करती है, और रेटिना पे फॉल करने के बाद वहां पे वो इंटरसेक्ट होता है और शार्प इमेज बनता है, जो कि हमारे ऑप्टिक नर्व जो है हमारे लेकर के जाते हैं हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करता है कि हमने क्या देखा। और हम अपने ब्रेन को, इसलिए बचपन से सिखाते हैं ना बच्चे को, ये कौवा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये भैंस है। क्यों? नहीं तो बच्चा बड़ा होकर के बोलेगा भैंस को देखकर ये तो पेड़ है ना। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बच्चे को बचपन से सिखाते हैं और वो ट्रेन हो जाता है, मतलब वो अपने ब्रेन को क्या करता है? एक्चुअली में ट्रेन कर रहा है। सो दिस इज हाउ व्हाट योर ह्यूमन आईज एंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले क्या होता है? लाइट एंटर करता है कहां पे? कॉर्निया पे, जो बल्जिंग पार्ट है। कॉर्निया से लाइट एंटर करने के बाद कहां जाएगा? एक्वियस ह्यूमर। कॉर्निया और एक्वियस ह्यूमर क्या बनाते हैं? मीडियम चेन बनाते हैं, मीडियम इंटरफेस बनाते हैं एयर और इसके आंख का। वहां पे होता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद क्या मिलता है हमको? प्यूपिल। प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है?
कितनी मात्रा में लाइट हमारे आंख के अंदर जाएगी। और प्यूपिल के पीछे कौन सा मसल होता है? आइरिस, जो कि डार्क कलर का एक मसल होता है। तो आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, हमारी आंख में लाइट एंटर किया। अब लाइट एंटर करता है, कोई चीज को हमको देखना है तो उसका फाइन एडजस्टमेंट के लिए हम क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल हमारा क्या करता है? सिलियरी मसल फाइन एडजस्टमेंट में हेल्प करता है कि हाँ हमको पास का चीज देखना है या हमको दूर का चीज देखना है। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है, लाइट एंटर करता है, तो लाइट एंटर करके यहाँ से कैसे, जैसे अगर लाइट आ गई, बाई चांस ये लाइट आया है और ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे जाकर के एक शार्प इमेज बनेगा और उसको फिर ऑप्टिक नर्व लेकर के ब्रेन के पास जाता है सिग्नल, और वो हमारा डेटा को इंटरप्रेट करता है कि एक्चुअली हमें क्या देखना है। ओके, so you can refer your diagram in the book. Okay, for that पेज नंबर 187 पे था वो डायग्राम। नाउ टॉपिक पे आते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट वी मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन? एकोमोडेट करना मतलब क्या होता है? टू ऑन फुट। जैसे घर में एक रूम है, दो आदमी रह सकते हैं, पर अभी घर में कोई गेस्ट आ गया, एडजस्ट करना पड़ेगा, एकोमोडेशन। ठीक है, वैसे हमारी आंखों का पावर होता है एकोमोडेट करने का। देखो, कोई चीज पास में देखना, आप आराम से देखते हो, कोई चीज दूर देखना, अचानक से आराम से देख लेते हो, आंख एडजस्ट करता है। लेकिन अंदर में आंख जो है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है, सिलियरी मसल्स की हेल्प से अपने आप को एडजस्ट करता है, मेरे को पास देखना है, इसलिए देखते हो। जैसे जैसे एज होता है दिक्कत होने लगती है, बड़े बुजुर्ग उनको पास की चीज पढ़ने में दिक्कत होता है, वो ऐसे करके पढ़ते हैं पास की चीज, क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो है दूर हो जाता है। जब पढ़ेंगे नियर पॉइंट फार पॉइंट क्या होता है, तो उनको पास की चीजें नहीं दिखती, तो इसलिए वो दूर करके देखते हैं और उनको दूर दिख जाता है ऐसा। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि हमारी आंख जो है, उसका जो लेंस है एक्चुअल में, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बहुत जल्दी, कि हम जहां चीज देख रहे हैं उसको प्रॉपर। कैमरा में देखते हैं, कैमरे में इतना दिमाग नहीं होता है, तो हमको कैमरा में कोई चीज है, उस चीज को अगर हम शार्प फोकस लेना है तो उस पर टैप करते तो वो फोकस पे आ जाता है। तो वैसे ही, लेकिन हमारा आंख है, हमारे आंख को हमको जो चीज देखना है हम उस चीज की तरफ देखते हैं और वो अपने आप फोकस ले लेता है उस चीज को। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमारा आंख क्या करता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो अपने आप को बार बार फोकस पे लाते रहता है, कि मतलब एडजस्ट करते रहता है कि वेयर दैट ऑब्जेक्ट इज, उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्टमेंट में लाते रहता है। दिस एबिलिटी ऑफ आवर आई इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इसी में हम देखते हैं कि देखो, आप पास का देख सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो, पर अगर मैं यहां पे बोल दूं एकदम माथा चिपका करके किताब को ऐसे पास में आंख में ले करके पढ़ने के लिए, पढ़ पाओगे? नहीं, इतना भी पास का नहीं दिखता है आदमी को, है ना, क्योंकि आपका लेंस जो है स्ट्रेन पे आएगा और वो लेंस फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए मिनिमम जो डिस्टेंस है इंसान पढ़ सकता है क्लियरली, जो लीस्ट डिस्टेंस है जिसको क्लियरली देख सकता है, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसी को क्या बोलते हैं? और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पास की जो दूरी पे आप क्लियर चीज देख सकते हो, मतलब फ्राई करना, कुछ भी करना, ये नॉर्मली 25 सेंटीमीटर पे आता है। और जो सबसे दूर की चीज जो आप देख सकते हो क्लियरली, उसको बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट आपका क्या होता है? इंफिनिटी। देखो, आप सूरज को भी देख सकते हो पर देखते नहीं, चांद को भी देख सकते हो, कोई तारा है जो कि बहुत दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसको भी तो आप देख पाते हो, तो आप कोई भी चीज देख लेते हो। तो फार पॉइंट जो है आपका इंफिनिटी है, ह्यूमन आई के लिए हम फार पॉइंट हमारा कहीं पे भी देख सकते हैं, पर जो नियर पॉइंट है वो सिर्फ 25। बच्चों का कम होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका नियर पॉइंट 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है,
छोटा जो बच्चा होता है उसकी आंखें लचीली होती है, वो पास का भी देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। कोशिश कर सकते हैं आप, किताब लो, किताब को दूरी पे रखो, पास लाते रहो लाते रहो लाते रहो, जिस दूरी पे आपको नहीं दिखेगा उतना डिस्टेंस मेजर कर लो अपने आप से, आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, या आपका नियर पॉइंट कितना है। तो दिस वाज द, क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन। So now moving to the defects of human eye। अब हमारी आंखों पे, जैसे मेरे को चश्मा है ना, मैं चश्मा पहनता हूं तो मेरे को कोई दिक्कत है आंख में, तभी मेरे को चश्मा दिया है। वैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं उनको चश्मा लगा, स्पेक्स लगे, स्पेक्स लगने का कारण होता है, तो वो हम पढ़ेंगे क्या कारण है। व्हाट आर द रीजंस। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम मायोपिया। पेज नंबर है आपका 189। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया आंख का ऐसा बीमारी है जिसमें नियर की जो चीज है आपको वो तो क्लियरली दिखती है, पर पास की जो चीज है आपको वो नहीं दिखती। इसलिए इस बीमारी का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या, जैसा कि नाम है, नियर मतलब पास, साइटेडनेस मतलब जो दिखता है, तो आपको सिर्फ पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इस प्रकार की बीमारी को हम बोलते हैं मायोपिया, या आंख को बोलते हैं मायोपिक आई। होता क्या है, जैसे ये आंख है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये लेंस। नॉर्मल आंख जो है, बाई चांस कुछ नहीं है, ये नॉर्मल आंख है, तो अगर जो लाइट आएगी यहां से, ठीक है, ये इसका क्रिस्टल एक्सिस अगर यहां से जाती है तो क्या करेगी, कहीं पे जाकर के, अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो मानो ऐसे जाकर के मीट करना चाहिए, ठीक है, इस रेटिना पे जाकर फॉर्मेशन होगा। पर अगर मायोपिया है तो क्या होता है, देखेंगे अभी हम, मायोपिया है तो क्या हो जाएगा, ये लाइट आई, ठीक है। मायोपिक आई में क्या होता है, जो आपका नियर पॉइंट है और पास हो जाता है, मतलब आपका इमेज जो ब्लर बनता है, कैसे बनता है देखो, इमेज आपका यहीं पे फॉर्म होना शुरू होता है, जबकि रेटिना का है यहाँ, और यहाँ पर क्लियर इमेज ना बनने के कारण क्या होता है, आपको चीजें धुंधली दिखती है। तो देखो वो क्या रहा है, लेंस क्या कर रहा है, आपका जो इमेज है पास में फॉर्म कर दे रहा है, जबकि उसको फॉर्म यहां करना चाहिए। तो हमको क्या कर रहा है, इसको यहां से उठा करके यहां पे लाना है। तो ये चीज को स्टडी किया जाता है, जो डॉक्टर होता है वो स्टडी करता है और उसके बेस पर आपको एक लेंस देता है। अब आप सोचो, आपने पढ़ा दो लेंस, एक जो कॉन्वेक्स होता है वो ऐसा बेंड करता है, और एक होता है कॉन्केव, जो लाइट गया उसको दूर भगाता है। अब आपको इस पॉइंट को दूर भगाना है। अगर आप इसमें यही यूज कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या करेगा, ये जो पावर है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये और पास में आ जाएगा। पर हमको ऐसा तो नहीं चाहिए, हमको क्या करना है, इस पॉइंट को दूर भेजना है। तो क्या करते हैं हम, एक कॉन्केव लेंस सुटेबल पावर का लगाते हैं, जिससे ये जो चीज है यहां ना होकर के अब क्या होगा, पहले बीच में जो मिल रहा था अब ये यहां मिलता है। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। ये मेरे को पास की चीजें क्लियर दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती। तो मेरा जो चश्मा है उसमें कॉन्केव लेंस लगा हुआ है बीच में, और वो कॉन्केव लेंस क्या करता है, मेरे को जो दूर का चीज ब्लर दिखता है उसको क्लियर देखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये होता है मायोपिक। एक और एक आता है, क्लियर है ये, बस इतना ही है इसमें। अब दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया।
या इसी को उल्टा बोलते हैं फार साइटेडनेस। जस्ट मायोपिया का उल्टा है, इसलिए लोग एक चीज को ध्यान से अच्छे से रखो, दूसरा अपने आप दिमाग में रहेगा। फार साइटेडनेस मतलब क्या? फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज अब क्लियर दिख रही है, पास का चीज दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब उल्टा हो गया। अब आपको दूर का चीज तो क्लियर दिखता है, पास का चीज नहीं दिखता है, तो ये हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब ये होता है बहुत सारे लोगों में होता है, जो हमेशा दूर दूर का काम एज के साथ, तो ये सब दिक्कत है एज के साथ नॉर्मली आती है। जो हाइपरमेट्रोपिया है एज के साथ होता है, बड़े बुजुर्गों में अक्सर कॉमन है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में देखो वहां का क्या होता है। ये नॉर्मल है, वही पेड़ है हमारा। ठीक है, नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस। अब अगर नॉर्मल आंख रहता है तो वो इमेज यहां पे बनाना चाहिए। ठीक है, पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इमेज है जस्ट उसका उल्टा काम है। इसमें इमेज यहां ना बन करके इमेज कैसे जाएगा, इमेज पीछे बनता है। ठीक है, अब इमेज पीछे बन रहा है, फिर यहाँ पे शार्प पॉइंट नहीं है, शार्प इमेज नहीं है, ब्लर दिखेगा। तो अब देखो वापस से दो ऑप्शन है, ये या दो। अब क्या करना है, तो ये पॉइंट है जो आगे उसको पीछे ला रहा है। अब अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको वापस से दूर भेज देगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पास में लाने की कोशिश करता है, कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता। तो क्या करता है, पास में आ जाता है। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये जरूरी नहीं है देखो कि आप मोबाइल चलाओ या गेम खेलो या किताबें ज्यादा पढ़ रहे हो पास में रख के, उससे किसी किसी को क्या होता है, जो आपका जो आंख का सॉकेट है तो उसके हिसाब से ये बनता है, या आपका जो आंख बनता है, किसी का सॉकेट जो रहता है नॉर्मली खुला रहता है, तो आंख जो है स्फीयर ना होकर के ऐसे लंबा हो जाती है। मतलब ये ऐसा ना होकर के आंख उनका क्या हो जाता है, ऐसा लंबा। लेंस तो नॉर्मल ही रहता है, लेंस का पावर ऐसे ही रहेगा, वो यहीं पे कर देगा। अब किसी का अगर ऐसा है बाय बर्थ प्रॉब्लम है तो फिर तो चश्मा लगाना ही पड़ता है। और कोई कोई ऐसे रहते हैं मोबाइल या किताब, मतलब कुछ ज्यादा अगर आप पढ़ते हो तो भी चश्मा लग जाता है, ज्यादा मोबाइल चला रहे हो तो भी चश्मा लग जाता है। ओके, तो ऐसे भी डिफेक्ट्स हैं। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। अब जो है आपका लास्ट है प्रेसबायोपिया, और ये कैटरेक्ट है। मैं तुमको एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, कैटरेक्ट प्रेसबायोपिया में क्या होता है, देखो जैसे जैसे आप एज होते हैं तो आपका जो आंख है या लेंस है वो क्या हो जाता है, उसकी क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो आपको पास का और दूर का देखने में दिक्कत होने लगता है। तो जब प्रेसबायोपिया होता है जिस इंसान को, वो एज के साथ नॉर्मली होता है। ठीक है, प्रेसबायोपिया, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। ठीक है, और नियर पॉइंट जो है वो आपका दूर हो जाता है। जो नियर पॉइंट मैंने बताया था, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, वो बढ़ करके 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 80 सेंटीमीटर हो सकता है। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे किताब देखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनका नियर पॉइंट, जो हमारा नियर पॉइंट यहाँ है वो उनका यहाँ हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा पढ़ते हैं। और उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से चश्मा लाते हैं। अब किसी का क्या होता है, किसी का एज के साथ नियर पॉइंट दूर हो जाता है और फार पॉइंट भी नहीं रहता, मतलब उनको दूर का भी क्लियर नहीं दिखता, पास का भी क्लियर नहीं दिखता। तो उनको फिर हम दो प्रकार के लेंस दे देते हैं, उसको बोलते हैं बाइफोकल। बाइफोकल है ना, एक सेकंड, हाँ बाइफोकल लेंसेस, मतलब मैं इसलिए देखने गया क्योंकि आपके बुक में टर्म है कि नहीं। ठीक है, अगर टर्म नहीं रहता तो फिर एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो बाइफोकल मतलब क्या, बाई मींस दो, फोकल मतलब अलग अलग फोकस पावर। तो बाइफोकल मींस मतलब ऐसा लेंस जो जिनके पावर जो है दो प्रकार के हैं। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस भी होगा उस चश्मे में और एक कॉनकेव। नॉर्मल चश्मा आप देखे होंगे बड़े बुजुर्गों का चश्मा ऐसा रहता है। अगर ये चश्मा है
तो देखो इधर होता है ऐसे, इसका अलग पावर होता है और बाकी के चश्मे का अलग पावर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये पढ़ने के लिए होता है, इसको बोलते हैं एक तरह से ये रीडिंग के लिए होता है। आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, अपने बड़े बुजुर्ग का चश्मा जो होता है नॉर्मली ऐसा रहता है, जिनको दोनों प्रकार का दिक्कत है, या ये रीडिंग स्पेक्स भी होता है। अगर उनको दूर देखने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए ये रहता है, पास देखने का दिक्कत होता है तो ये होता है, ठीक है। तो ये रीडिंग स्पेक्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रीडिंग स्पेक्स नॉर्मली। ये हो गया आपका प्रेस बायोपिया। अब हम आते हैं एक और बीमारी है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट आपके सिलेबस में शायद नहीं दिया। कैटरेक्ट में क्या होता है, मोतियाबिंद, हिंदी में हम बोलते हैं मोतियाबिंद। आपका जो आंख का लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस सेल से बना है। एज के साथ क्या होता है, वो जो सेल है आपका फॉगी हो जाता है। अब अगर आपका सेल ही ओपेक हो गया तो लाइट सेल से, लाइट लेंस से ही अंदर आता है। अगर वो लेंस ही ओपेक हो गया तो उसमें से लाइट नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको दिखना बंद होने लगता है, धीरे धीरे ब्लर होने लगता है, अलग से दिक्कत होने लगता है। तो फिर उसका क्या होता है, सर्जरी होता है, ऑपरेशन करके उसमें इम्प्लांट किया जाता है लेंस आंख के अंदर। जो आंख का जो लेंस होता है उसको हटा दिया जाता है, आर्टिफिशियल आंख में लेंस डाल दिया जाता है, फिर आपको वापस क्लियर दिखने लगता है। तो इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, CATARACT, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट मोतियाबिंद। उसको क्या होता है, मोतियाबिंद, ओके। So these are your eye defects. Refraction of light through a prism. प्रिज्म आपने देखा, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट रहता है। देखो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल करके बताया उन्होंने, मैं मोस्टली बता देता हूं आपको। प्रिज्म में होता क्या है, प्रिज्म आगे से देखोगे एक ट्रायंगल मिलेगा, इधर आपको रेक्टेंगल टाइप रहता है, इधर से भी एक रेक्टेंगल रहेगा और फिर उस तरफ से भी एक ट्रायंगल रहेगा, और जो बेस रहेगा आपका एक रेक्टेंगल रहता है, ठीक है। तो अगर हम सामने से सिर्फ देखें तो सामने से कैसा दिखेगा, प्रिज्म आपके स्कूल में है, आप देख सकते हैं। जो प्रिज्म है ऐसा एक ट्रायंगल रहता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो प्रिज्म से अगर आप नॉर्मल व्हाइट लाइट भेजिएगा तो प्रिज्म क्या करता है, उसको रिफ्रैक्शन के थ्रू स्प्लिट करता है, जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। तो डिस्पर्जन कैसे होगा, तो व्हाइट लाइट है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहां से शुरू होगा, यहाँ पे डिस्पर्जन शुरू हो जाता है, यहीं से इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर टूटना शुरू होता है, तो वापस से यहां से अगर आपको दिखेगा उसका असर दिखेगा। जैसे हमारे पास विब्ग्योर होता है, तो वायलेट सबसे नीचे, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, सॉरी विब्ग्योर है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो है ये बेस्ड होता है एंगल ऑफ डेविएशन के बेस पे। किसके बेस पे, एंगल ऑफ डेविएशन के बेस पे, ठीक है। अब ये नॉर्मली हो गया, इसको थोड़ा ढंग से अगर बना दूं मैं, तो ढंग से बनाने पर कैसा होगा, देखो ये आपका एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये लाइन ऐसे जाना चाहिए था अगर पर्टिकुलर नहीं रहता, और क्या होता है पाथ ऐसा लेता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल लाइट है तो ये ऐसे जाएगा और फिर वापस यहां से रिफ्लेक्ट होगा। देखो इस जगह पर इसके लिए नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रहेगा, इस जगह के लिए इसका नॉर्मल ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है। नॉर्मल और एयर के बीच में देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है डेंसर मीडियम में जब जाता है तो नॉर्मल की तरफ आता है इंसिडेंट, यहाँ पे यहाँ गया। अब जब यहां से ये देखो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है।
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कम होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये ऐसे जाएगा। इन केस ऑफ ये सिर्फ एक नॉर्मल एक रे, पर अगर व्हाइट लाइट है तो क्या होगा? अगर व्हाइट लाइट है तो क्या होगा? व्हाइट लाइट में 7 प्रकार के कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। कौन से? विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जैसे वो यहां पे पहुंचेगा, यहां से क्या हो जाएगा? जैसे डिफरेंट मीडियम में आएगा टूटना शुरू हो जाएगा, और यहां से अलग अलग कलर यही से टूटेगा, अलग अलग कलर में, और अलग अलग कलर अलग अलग नहीं निकलेंगे। और यहां देखेंगे सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अपने रास्ते से सबसे ज्यादा कौन भटका? सबसे ज्यादा भटका वायलेट, तो मैक्स डेविएशन जो है वो किसमें है? वायलेट में। और लीस्ट डिविएशन किसमें है? रेड में। सो दिस इज हाउ you figure out where is minimum deviation and where is maximum deviation through a diagram prism। मतलब प्रिज्म के डायग्राम से आप देखोगे कैसे हम डेविएशन निकाल सकते हैं। असली रास्ता इसका ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये भटक गया। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, एंड अगर मैं बोलूं कि इतने सारे कलर अलग अलग रास्ते क्यों गए, कुछ एक आधे साथ जानी चाहिए थी, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक कलर की अलग वेलोसिटी है। क्योंकि रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था डेफिनेशन में, कंसेप्ट में, कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज हो जाती है जैसे दूसरे मीडियम में जाते हैं। हर एक कलर का अलग अलग वेलोसिटी है। मतलब एक्चुअल में देखो, अगर इसका बेसिक साइंस समझना है, देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ होता है। पर वेवलेंथ फिक्स रहता है, फ्रीक्वेंसी अलग होता है। हर एक कलर की अलग फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाता है अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ चेंज हो गया तो वेलोसिटी फिर चेंज हो जाती है। मतलब एक अगर फिक्स है, दूसरा चेंज है, तो क्या हो जाता है आपका? उसके कारण आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। सो बेसिकली टू टेल यू द frequency and wavelength of different components of white spectrum has different values. Because of that, due to refraction, they get deviated. Okay. So now we will move to another topic. Okay. One more thing. If see, when you place normal one prism in the path of a white light, you get spectrum. More about that spectrum, it is a continuous spectrum. What sort of continuous? मतलब आप वायलेट और इंडिगो और ब्लू में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा तीनों सेम है। फिर आप ग्रीन और येलो में जाइएगा, फिर ऑरेंज और रेड में आपको अंतर ज्यादा नहीं पता चलेगा। मतलब कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन खींचा हुआ है, वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ में दिखेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने उल्टा प्रिज्म लगा दिया, ये लाइट सारे इसमें घुसेंगे और वापस यहाँ से सिर्फ एक, यहाँ से सारे मिल करके एक व्हाइट लाइट वापस निकलेगा। और ये जो लाइट है और ये लाइट हमेशा पैरेलल में रहेंगे। सेम ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट जैसा ये भी पैरेलल में ही रहेगा। तो ये न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने सोचा, ये साइंस में क्या सोचना जरूरी है। अगर एक है हमारे पास, एक से ऐसा हो रहा है, अगर मैं उल्टा लगा दूं तो क्या होगा? उसने देखा ऐसा किया और वापस से क्या मिला उसको? वापस एक व्हाइट लाइट मिल गया। तो ये आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अब अपने लैब से 2 प्रिज्म लेकर के आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जहां से आपको व्हाइट स्पेक्ट्रम मिलता है, सॉरी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, उधर ही आप रिवर्स करके प्रिज्म लगा दीजिए और आपको वापस से व्हाइट लाइट मिलेगा। ओके।
So rainbow, you know about rainbows? देखो रेनबो में एक्चुअल में होता क्या, आपका ये पेज नंबर है 194 में, ठीक है। पेज नंबर 4 में क्या देख होता क्या है, ये आपका कोई क्या है, रेन ड्रॉप, यहां है सन, यहां है आदमी, सन से लाइट आया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाएगा, व्हाइट लाइट क्या होगा, टूटेगा, टूट करके अब यहां से ऐसे आएगा, यहां पे होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और यहां से ऐसे ये वापस से आंख में। ये आपका डायग्राम है पेज नंबर 194 पे, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहां पर, सबसे मेन सन से जो व्हाइट लाइट आती है वो क्या है, व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट में क्या है, 7 कलर्स, ठीक है। पॉइंट ए पे सी और यहां मान के चलो बी, पॉइंट ए पे जैसे लाइट एंटर करेगा, ये क्या है, ये है वाटर, यहां पे था क्या, एयर। सो एयर और वाटर में जैसे जाएगा रिफ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम जैसे चेंज होता है रिफ्रैक्शन होता है पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा यहां क्या होगा, डिस्पर्जन, जैसा प्रिज्म में होता है। व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में टूटेगा, सारे कलर बनेंगे, और सारे कलर बनने के बाद क्या होगा, यहां पर पॉइंट बी पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, यहां पर आता है टकरा करके वापस, और यहां पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा, और ये बेंड होता है, और ह्यूमन की तरफ अगर आप खड़े हैं तो आपको आएगा, और लाइट दिखेगा तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रेनबो है। इसके लिए मेन चीज है, मेन चीज क्या है, सूरज हमेशा आपके पीछे होना चाहिए और बारिश आपके आगे, मतलब आगे आपके बारिश हो रहा है, तब जो लाइट है पीछे से आएगा ऐसे उस रेन ड्रॉप में जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर आपके पास आएगा, ऐसा होगा तभी आपको रेनबो दिखेगा, नहीं तो रेनबो नहीं दिखेगा। नॉर्मली क्या होता है, ये जो यहां से जो आपका लाइट आता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आदमी रहता है उसके साथ जो एंगल बनता है नॉर्मली 42 डिग्री पे बनता है, ये होने पर ही आपको रेनबो दिखता है। आपको रेनबो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को रेनबो दिखे, ठीक है, डिपेंड करता है लोकेशन में, बता ना नॉर्मली कंडीशन क्या रहता है 42 डिग्री का, कंडीशन क्या, मेन कंडीशन क्या है, पीछे सूरज होना चाहिए, आगे रेन ड्रॉप होगा, तभी लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होकर के फिर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है और यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आगे जाके रिफ्लेक्ट हुआ, फिर बाहर आते समय रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर तुम्हारे आंखों में आएगा, ऐसे होता है रेनबो। इसलिए रेनबो में आप क्या देखते हो, डिस्पर्जन के कारण कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ऐसा तो नहीं है रेनबो में वायलेट, इंडिगो, ब्लू अलग अलग बोलता है, भाई मैं वायलेट हूँ, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, आपको ऐसा लगेगा कि तीनों ब्लू ही कलर है, फिर आपको ऑरेंज और रेड में समझ में नहीं आएगा, ऑरेंज की तरह रेड की तरह, बीच में आपको सिर्फ येलो दिखेगा, ओके। सो दैट इज टर्म्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ओके। सो नाउ वी विल सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार के लेयर है, 5, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर, ठीक है, तो ये 5 लेयर है। लेकिन एटमॉस्फेयर में बोला जाता है कि जो सिर्फ शुरुआती के 18-20 किलोमीटर है वही पूरा 90% ऑफ एटमॉस्फेयर बनाते हैं, ऊपर में बहुत थिन लेयर है एटमॉस्फेयर का, ऊपर में गैसेस ही कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी चेंज हुई, यस, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, नहीं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है,
मान के चलो ये सारा ऐसा रहेगा पूरे वर्ल्ड अराउंड, है ना। यहां पर ये आदमी खड़ा है, ठीक है, यहां पे कोई तारा है, क्या है, तारा, तारा से लाइट आया, देखो ये डेंस है, ये रेयर है, ये रेयर है, ये रेयर है, और ये सबसे रेयर है, ऊपर कुछ है ही नहीं। देखो डेंसर से जब भी एयर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ जाता है। अब अगर मान लो लाइट ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऐसा है, नॉर्मल ऐसा है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। लाइट ऐसा है तो नॉर्मल इधर है तो ये ऐसे आएगा। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये क्या करेगा, इस तरफ आएगा, ये पहुंचा यहाँ, ये है रे, फिर यहां पहुंचा, यहां क्या है, फिर ये क्या करेगा, इधर आएगा, फिर यहां पर पहुंचा, यहां क्या है, नॉर्मल, ये क्या करेगा, इधर आएगा, और लास्ट में क्या है, ये डेंसर है, यहां पे देखो सरफेस ऐसा है, ये है आपका नॉर्मल, पास में आने की कोशिश करेगा नॉर्मल के, और ऐसे अगर बाई चांस यहां पे आदमी नहीं है, यहां पर आदमी है, उसको जो लाइट आएगा वो ये वाला है, ठीक है। आदमी क्या करेगा, उसको तारा वहां नहीं दिखेगा, आदमी को जो ये लाइट आया तो आदमी का जो ब्रेन है वो क्या करता है, जो लाइट आ रही है उसी को सीधा खींच दो, और उसको लगेगा यहां पे सन है, ठीक है। उसको क्या लगेगा, जो सन है वो यहां है, यहां पर न कि यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका काम क्या करता है, रिफ्लेक्शन के कारण आपको लगता है कि जो चीज यहां है वो एक्चुअली है नहीं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है, तो इसमें जो हमारा आई जो परसीव करता है, जो यहां वाला जो है इसको हम बोलते हैं, जो ये है इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन मतलब जो हमको लग रहा है, और ये जो है इसको बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो स्पेस में असली में वहां पर है पर हमको दिखेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्शन के कारण बेंड वो करके आती है, इसीलिए, ठीक है। ऐसे आपका काम करता है, और इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ पेज नंबर फिगर 11.9 पेज नंबर 194, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसीलिए तारा आपका ट्विंकल करता है, ये तो एग्जांपल बताया मैंने पोजीशन चेंज का। अब तारा अगर ट्विंकल जो करेगा, देखो जो 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 पोजीशन है आपकी आई परसीव करती है वो असली में नहीं है, उसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन, और जहां पर वो ऑब्जेक्ट है असली में उसको बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन। अब मानो आप यहां है, आपके आगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, एटमोस्फेयर है, यहाँ पे तारा, तारा ने लाइट मारा यहां पर, लाइट आ गया यहां, फिर लाइट आया यहां, फिर लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, यहां पे लाइट ऐसे आएगा, और यहां पे लाइट ऐसे। अब तारा है असली में यहां पर लाइट ऐसे आ रहा है, तो आदमी क्या करेगा, ऐसा खींचेगा। तो ये जो हो गया आपका, ये है अपरेंट पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अपरेंट, अभी बताया मैंने। और ये ओरिजिनल, ये आदमी का दिमाग जो है इंटरप्रेट करता है कि तारा यहां है, पर असली में तारा वहां नहीं होगा, यह रिफ्लेक्शन देगा। अब होता क्या है, लाइट स्पीड बहुत जाती है, लाइट एक पॉइंट सोर्स की तरफ है, कैसे, तारा जो है ये छोटा सा बहुत दूर पर है, तो बहुत दूर से तो जो लाइट आता है बहुत कम मात्रा में आता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे कोई टॉर्च है, यहां से मैं जलाऊंगा आपको दिखेगा, पर वही टॉर्च लेकर के मैं आधा किलोमीटर दूर जाऊं आपको हल्का सा दिखेगा, 10 किलोमीटर दूर जाऊं वहां से टॉर्च जलाऊंगा आपको नहीं दिखेगा, क्यों, एनर्जी उसकी चली जाती है ना, आपस में टकरा के उसका एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। इसी प्रकार ये जो तारा है बहुत दूर से आ रहा है उसका लाइट, तो लाइट आता है तो बहुत थोड़ा सा लाइट आता है, ठीक है, और सूरज जितना पास में इसलिए इतना दिखता है ना। अगर सूरज भी बहुत दूर होता है, तारा जितना दूर होता है तो नहीं दिखता। तो ये क्या होता है, पॉइंट सोर्स बन जाता है, क्या बन जाता है, पॉइंट सोर्स,
ठीक है। अब पॉइंट सोर्स जब बन जाता है तो क्या होता है, जब उसका लाइट आता है तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, कभी वो लाइट आपकी आंख पे पहुंचती है, कभी वो लाइट क्या होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हवा रुकी हुई है, सब रुका हुआ है, इतना डेंसिटी फिक्स है, ऐसा नहीं। डेंसिटी चेंज हो जाता रहता है एटमोस्फेयर का। तो जब डेंसिटी चेंज होते रहता है एटमोस्फेयर का, तो इसके कारण क्या होता है, कभी कोई लाइट आपके पास पहुंचती है और कभी कोई लाइट आपके पास नहीं पहुंच पाती है। तो लाइट क्या होता है, फ्लिकर करते रहता है। मतलब कोई लाइट कभी डेंसिटी चेंज के कारण इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, कभी पीछे कुछ आपके पास आती है। तो जब आपके पास जो लाइट आती है तो आपको दिखता है तारा, आप पोजीशन ऐसा देख लेते हो, और जब आपको लाइट नहीं पहुंचता है आपके आंख तक तब आपको तारा गायब दिखता है। लेकिन ये बहुत तेजी से होता है, इसके कारण आपको लगता है टिम 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 करते हुए दिखता है, आपको लगता है कि ऐसे फ्लिकर कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब आपको पता चला असली में तारा ट्विंकल नहीं करता है, वो हमारी आंख के कारण है, बचपन से हमको बेवकूफ बनाया गया है, ठीक है। तारा कभी ट्विंकल नहीं करता। तारा ट्विंकल क्यों करता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ आया, ये है बेसिक प्रिंसिपल व्हाई स्टार्स ट्विंकल। इसलिए जो ऑब्जर्वेटरीज होते हैं जो चांद तारों को स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली अगर उसको अच्छा बनाना होता है, जिसको दिक्कत ना रहे इस सबसे, तो वो आसमान के ऊपर, बादल के ऊपर बनाया जाता है, ताकि बादल से रेस को रोक ना सके। तारा दिखेगा जब बादल रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। और जो एटमोस्फेयर है मेजर वो नीचे में होता है, तो वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं ताकि वहां से उनको तारा चांद सब क्लियर दिखे। ओके, तो ये हो गया आपका। देखो दूसरा, एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज। ऐसा क्यों होता है, मतलब असली में सूरज उगा नहीं है लेकिन आपको सूरज दिख रहा है आसमान में, और असली में सूरज डूबा नहीं है लेकिन तो भी आपको आसमान में सूरज दिखेगा। सेम किसी के जैसे यहाँ पे आप है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर, मैंने 5 लेयर बना दिए, 5 लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। अब मान के चलो ये है आपका होराइजन, मतलब आपका जो क्षितिज है जहां पे आपको लगता है समुद्र और आसमान मिल रहा है, ये है, ठीक है। अब मान के चलो सूरज है नीचे, यहाँ पे सूरज है, ये रहा आपका सन। सन लेकिन लाइट तो सब जगह भेजेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ खत्म हो गया। सन का राइज इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, पीछे आगे सब जगह जा रहा है। सन का रे एक आया है यहाँ, और यहाँ पे जैसे आएगा, यहाँ नॉर्मल ऐसा है, ये क्या करेगा, इधर आएगा। यहाँ नॉर्मल ऐसा है, ये इधर आएगा, ठीक है। फिर अब ये तो ऐसा सरफेस है, ये इधर आएगा, ऐसा सरफेस ये इधर आएगा, ऐसा सरफेस, अब ये आदमी की आंख। अब आदमी की आंख में जब आएगा तो आदमी का आंख बता मैंने, वो क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, तो वो क्या कर देगा ऐसे, और वो बोलेगा ना सन तो अभी भी है, सन डूबा कहाँ है। पर असली में प्रैक्टिकल सेंस में असली में क्या होता है, सूरज होराइजन के नीचे है, पर अभी भी आपको सूरज ऊपर दिखेगा होराइजन के, और आप कहोगे सूरज डूबा नहीं है, सूरज है। पर जो रियलिटी में है वो असली में सूरज होराइजन के नीचे गया है। व्हाई, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और इस फिनोमेना के कारण ही सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में, शाम में सन 2 मिनट बाद तक दिखता है। सुबह में सूरज 2 मिनट पहले उग जाता है असली में उगने से, और शाम में सूरज 2 मिनट बाद डूबता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है डूबने के बाद। असली में जब सूरज डूब चुका होता है तब भी 2 मिनट बाद तक आपको धीरे धीरे नीचे जाते दिखेगा। और सुबह जब उगा नहीं होता है सूरज, तब भी आपको लगता है कि आसमान में आगे सूरज उग चुका है, मतलब होराइजन से ऊपर आ चुका है, सूरज निकल चुका है, लेकिन असली में सूरज नीचे रहता है। तो ये होता है एपरेंट पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है जहां पे हमने सूरज को देखा, हमारी आंखों ने पकड़ा, वो है एपरेंट पोजीशन, वो रियल पोजीशन नहीं है, और ये था रियल पोजीशन। ओके, बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस हैपेंस। व्हाई? अब देखो एक और टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 11.6। तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। हाउ हम क्या करते हैं, हमारी आंख जो है उस जो लाइट आती है उसी को पीछे खींच देती है और ऑब्जेक्ट को बना देती है, ठीक है। तो यही है बेसिक इसके, और असली में ऑब्जेक्ट वहां नहीं होता है। मस्ट चीज है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखरना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट कैसे बिखरता है। ओके, सो देखो जब भी कोई लाइट है, अगर उसका जो वेवलेंथ है उतने साइज का अगर कोई ऑब्जेक्ट चीज उसको मिलता है
तो उससे टकरा करके लाइट क्या होता है, स्कैटर। और कोई भी चीज लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना या स्कैटर होने के कारण ही हमको दिखता है। अभी रूम में धूल उठ रही है, वो आपको नहीं दिखेगा, पर अगर वही एक नॉर्मल रूम है जिसमें ज्यादा धूल नहीं है, मतलब रोशनी नहीं है, आप क्या करो, एक रूम में कोई एक पर्टिकुलर जगह से अगर धूप आती है तो आपको उसमें पार्टिकल्स दिखने लगते हैं, ऐसे लाइन जैसे दिखता है रोशनी का, उसमें ऐसा लगता है कि पार्टिकल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उससे टकरा करके लाइट फैल जाती है, तो वहां पे होता है स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब बिखरना, स्कैटर होना मतलब बिखरना। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग। जैसे स्कैटरिंग के कारण ही आपको आसमान, व्हाइल यूर स्काई इज ब्लू, अगर ये फिनोमेना बताना है तो आपको चाहिए स्कैटरिंग। सनसेट के समय एट सनसेट सन इज रेड, व्हाई sun is red in morning, why sun is red at sunset. Okay, so there are few examples why water in deep sea is blue. Okay, so there are some questions why this happens like this. So to explain all these things, why path of light is visible in some cases, not in every cases. So to explain all this, we have devised a concept called scattering. And scattering क्या है ये हम देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट के थ्रू। सबसे पहला कि हम टिंडल इफेक्ट देखेंगे कि क्या है उसमें। सो वी विल बिगिन विद टिंडल इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय टिंडल इफेक्ट एंड ऑल। टिंडल जो नाम है वो साइंटिस्ट के कारण है जिसने इसको खोजा था। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए मैंने जैसे बताया लाइट की दो प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। देखो तो अगर व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 प्रकार के विल गिव 7 टाइप्स ऑफ कलर, 7 टाइप्स ऑफ कलर है, 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ के हिसाब से अगर पार्टिकल का साइज है और वो टकराता है तो वो उतना एफिशिएंटली उस कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब स्कैटर करेगा। वायलेट का वेवलेंथ होता है सबसे स्मॉल और रेड का होता है सबसे बिग। तो अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो वो स्मॉल जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू उसी को स्कैटर करेगा, और अगर ज्यादा है बड़ा तो वो इनको भी करेगा, मतलब पार्टिकल साइज के बेस पर होता है। तो देखो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, अभी देखो जैसे मैंने पाथ का एग्जांपल दिया, अब देखो लाइट अगर स्कैटर होगा तो मतलब लाइट उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, और लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो जो जिस रास्ते से लाइट आ रही है वो रास्ता विजिबल हो जाता है हमारे को, और हमको ऐसा दिखता है कि रूम में एक पर्टिकुलर कैसे लाइट आ रहा है, ऐसे पैटर्न बन के लाइट आ रहा है। ठीक है, तो उस जगह से जो लाइट आता है तो उसके लिए होना चाहिए उसमें पार्टिकल्स, इसलिए जब झाड़ू मारते हैं तब धूल हो जाता है, और धूल होने के कारण आपको वो इफेक्ट दिखना शुरू होता है लाइट वाला। ऐसे तो रोशनी आएगा तो नहीं दिखेगा, और जब तक धूल नहीं रहेगा तब तक आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। So for Tyndall effect, what you need particles which can scatter light. Okay, Tyndall effect आप देखते हो, ऊपर में आसमान में बादल है और बादल से रोशनी छन छन के आ रही है, या भूत वाले पिक्चरों में क्या होता है, पीछे पेड़ है, पेड़ के पीछे से ऐसे लाइट आती है और ऐसे रोशनी जैसे निकलती है, तो उसमें क्या होता है पीछे से धुआं किया होता है, तो उस धुएं में से क्या होता है, जो लाइट है धुआं में क्या होता है, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो क्या करते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, और लाइट को स्कैटर करने के कारण उसमें से धुएं में से ऐसे ऐसे लाइट सी निकलती है। तो जो भूतिया हॉरर जो भी सीन्स रहते हैं उसमें इंडिया में नॉर्मली आप देखोगे पेड़ रहेगा, पेड़ में से लाइट निकल रही है और वैसे छत के निकलती है, तो वो जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एंड व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देयर। ओके, जैसे अगर स्मोक है तो स्मोक में छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए धुआं से आपको अस्थमा हो सकता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके लंग्स में जाके बैठ जाते हैं। तो जो पार्टिकल है जब वो लाइट को स्कैटर करते हैं तो हमारे पास आता है टिंडल इफेक्ट, और ये आप कोलाइडल सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है ये सब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो कलर है आपका किस प्रकार का जो लाइट है वो स्कैटर होगा जिस प्रकार का साइज है पार्टिकल्स का। इसलिए जो नेक्स्ट है कि वाई स्काई इज ब्लू, तो स्काई क्यों ब्लू होता है वो भी टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। एक तरह से टिंडल इफेक्ट अलग है लेकिन स्कैटरिंग के कारण होता है कि जो आपका आसमान है, आसमान में जो क्या है
वाटर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स है, फिर डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे ऊपर रहते हैं। हेवी पार्टिकल तो वापस धरती पे आ जाते हैं। तो ऊपर से जब सन की लाइट आती है, तो सन की जब लाइट आती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स और इन सब की जो साइज है वो इतना है, स्मॉल है, और वो सिर्फ स्मॉल वेवलेंथ्स को ही स्कैटर कर पाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और इन शॉर्ट वेवलेंथ्स को स्कैटर करने के कारण क्या होता है कि ये हमको ऐसा लगता है कि पूरा जो आसमान है वो इन्हीं कलर का है। ये क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू मतलब नियर बाई ब्लू ही है। सो वी परसीव दैट द स्काई इज ब्लू। अब आप मान के चलो अंतरिक्ष में आप जाने लगते हो, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर कम होने लगता है, ऊपर में गैसेस नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष आपको काला नजर आता है। ठीक है, लाइट तो वहां पर भी है, पर अब क्या हुआ, वहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। और एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण इसलिए जब आप स्पेस में जाते हैं, स्पेस से देखते हैं तो सारी जगह अंधकार दिखता है। क्यों, लाइट तो है पर स्कैटर करने के लिए कुछ नहीं है। स्कैटर नहीं होगा तो कलर नहीं दिखेगा, इसलिए जब स्कैटर करता है तब। अगर देखो दूध में से लाइट पास करो, वो व्हाइट ही दिख रहा है दूध, क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल ज्यादा है। अगर पार्टिकल बराबर है उसमें सारे प्रकार के, तो सारे प्रकार के लाइट स्कैटर होंगे, और जब सारे प्रकार के लाइट स्कैटर होकर आपके पास आते हैं तो आपको जो लाइट है वो आपको व्हाइट कलर का दिखता है। इसलिए सन को आप दिन में नहीं देख पाते, मतलब दोपहर के समय, क्योंकि सारी लाइट एक साथ आती है और आपको सूरज अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको व्हाइट सा दिखता है, पर वही शाम में या सुबह में देखते हो तो रेड दिखता है। क्यों, देखो ये है अर्थ, ये है सन, इस केस में ऐसे आएगा और फिर यहां पे हो तुम। ये जो दूरी है, ये दूरी है, ये बड़ी है एज कम्पेयर टू ये पास की दूरी है, और सीधा लाइट आता है। सीधा लाइट आने के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि नॉर्मल सेम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, कलर स्कैटर भी नहीं होते। स्कैटर करने के लिए तो चलो है तुम्हारे पास पार्टिकल्स है, पर होता क्या, सारी की सारी लाइट एक साथ आती है, इसलिए सूरज तुमको सफेद, येलोइश बोलो, कुछ भी बोलो, तो ऐसे दिखता है। लेकिन जब दिन होता है तो क्या होता है, सूरज और तुम्हारे बीच में दूरी है, इंसान के बीच में बहुत दूर। होता क्या है, लाइट जो यहां से निकलता है, अब देखो एटमॉस्फेयर शुरू हो गया, दूर से आ रही है, फाइन पार्टिकल्स होने के कारण क्या होता है, फाइन पार्टिकल होने के कारण जो शॉर्ट वेवलेंथ है, पहले छोटे पार्टिकल है, शॉर्ट वेवलेंथ को स्कैटर कर देगा, और जो बड़ा वेवलेंथ है उसके लिए पार्टिकल्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो रेड है, रेड का वेवलेंथ इज 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू। ब्लू का जो वेवलेंथ है उससे 1.5 टाइम्स बड़ा है किसका, रेड का वेवलेंथ। ओके, एक सेकंड, आपके बुक में भी दिया हुआ है, वेयर इट इज गिवन, you could figure it out. Okay, the red light has a wavelength about 1.8 times greater than, sorry, not 1.5 times, 1.8 times greater than that of blue. तो अब पार्टिकल्स उतने छोटे हैं, छोटे होने के कारण वो छोटे वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं, बड़े वेवलेंथ को नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है, जब दूर से आता है तो लाइट को ज्यादा दूरी तय करनी होती है, और लाइट जब ज्यादा दूरी तय करती है तो इसको बीच में जितना भी मिलता है पार्टिकल, उससे लाइट स्कैटर होने लगता है। तो लाइट स्कैटर होते होते शॉर्ट वेवलेंथ पूरा स्कैटर हो जाता है, बचता है सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ हमारे तक पहुंचता है, लॉन्ग वेवलेंथ कौन से, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसलिए कभी येलोइश टाइप का दिखेगा पहले, फिर ऑरेंजिश, और जब एकदम नीचे पहुंचने वाला होगा तब आपको लाल दिखेगा सूरज। और इनकी एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट में चलता है। अगर वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण आंख में लाल चुभता नहीं है, पर ब्लू चुभता है। ठीक है, इसी के कारण देखो रेड जो है ज्यादा दूर ट्रेवल कर पाता है, देखो सूरज से यहां तक पहुंच रहा है। इसलिए जो आपका ट्रैफिक सिग्नल है या ब्रेक के लाइट से गाड़ी के पीछे वो रेड कलर के होते हैं, डेंजर का सिग्नल रेड होता है, ताकि वो जो रेड कलर है वो दूर तक ट्रेवल कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली द कलर रेड इज प्रेजेंट फॉर डेंजर साइन। सो दीज आर फ्यू बेसिक फिनोमेना व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग के थ्रू आप आसमान नीला क्यों है, टिंटल इफेक्ट, और वाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सन जब उगने वाला होता है तब भी वो इतनी दूरी पर होता है, और जब डूब रहा होता है तब भी उतनी दूरी पर होता है। दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होती है, जो लाइट यहां से निकलती है
शॉर्टर वेवलेंथ वाले शॉर्ट फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल से टकरा के बिखर जाते हैं, ठीक है। बिखरने के कारण आंख में कौन सा पहुंचता है, जब मतलब यहां से निकला सन से जब लाइट निकली तो उसके पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड था। पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सब क्या हो जाते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ है, ये सब आते आते क्या हो जाते हैं, टकरा टकरा के निकल जाते हैं, कोई इधर फैल जाता है और हमारे पास पहुंचता क्या है, सिर्फ येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट होता है ऑरेंज और रेड। तो हमारी आंखों में ये ऑरेंज और रेड कलर आएगा तो हमको कौन सा कलर का दिखेगा, ऑरेंज और रेड। जबकि अगर आप आसमान में रहिएगा तो आपको हमेशा सूरज एक ही कलर का दिखेगा और वो है व्हाइट, क्योंकि सारे रेज आपके पास आ रहे हैं, वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई पार्टिकल नहीं है जो स्कैटरिंग करे। तो जो एस्ट्रोनॉट्स है अंतरिक्ष में उनको हमेशा सूरज एक ही कलर का दिखता है, वो है व्हाइट, और वो सूरज को देखते भी नहीं क्योंकि आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है। और हम धरती पे है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है और इसी के कारण हमको इतना सारा चीज दिखने को मिलता है। वही सूरज हमको व्हाइट दिखेगा दोपहर में, वही सूरज हमको लाल दिखेगा, है ना। तो ये सारे फिनोमेना है। यही फिनोमेना आप देखते हो चांद के साथ, कभी चांद आपको लाल दिखता है क्योंकि वो दूर ज्यादा होता है, वही चांद कभी आपको नीला दिखता है या कभी सफेद दिखता है क्योंकि वो पास में होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का। अब ये मैं बोल रहा हूं कि चांद आपको हरा क्यों नहीं दिखता, चांद हरा नहीं दिखेगा, ओके। सो दीज आर द फ्यू फिनोमेना व्हिच यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लाइट, okay. So here the chapter is over. Thank you.